Hello students, today we will do some important questions which have been asked in Chhattisgarh Board of Secondary School Exams. 12th क्लास के इंग्लिश एग्जाम में पिछले 4 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि उन आंसर को समझने में और याद करने में आपको आसानी हो। साथ ही साथ आपको एक गाइडेंस मिले, एक हेल्प मिले कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शेष बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए हुए ऑर्डर के कारण कौन कौन से चेंजेस दिखाई दिए? ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन देख करके आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपकी फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन से लिया गया है, जिसके राइटर हैं अल्फोंसो डॉडी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ शॉकिंग ऑर्डर. A shocking order came from Berlin which caused major changes in school. From the next day, only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से एक आदेश आता है जिसके कारण पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, मेजर चेंजेस। और ये आदेश जो होता है बहुत ही शॉकिंग रहता है, बहुत ही डिस्टर्बिंग रहता है। इस आदेश के अनुसार अगले दिन से एल्सांस एंड लॉरेन, जो कि फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के स्कूल्स में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अगर आप इसका बैकग्राउंड जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्रशियन सेना ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सांस एंड लॉरेन पर कब्जा कर लिया था, और इसी कारण जर्मनी से एक आदेश आता है कि अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये आदेश बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहता है। इट अपसेट एवरीवन, ये आदेश जो है वहाँ के हर व्यक्ति को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। इट डिस्टर्ब्ड एवरीवन इंक्लूडिंग एम हैमल, स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स। जो ग्रामवासी थे, जो उस स्कूल के टीचर थे, एम हैमल, और जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब के सब सुनकर के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सबको बहुत आघात लगता है। Everyone became sad and depressed. सब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। It hurt their pride. उनके प्राइड को, उनके गर्व को बहुत धक्का लगता है। The whole school seemed so strange and solemn that news aroused patriotic feelings and love for French language. सारा का सारा स्कूल बदला हुआ सा दिखाई देता है, सब कुछ अजनबी दिखाई देता है, विचित्र लगता है। जिस स्कूल में हर दिन बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल रहती है, चहल पहल रहती थी, वो स्कूल जो है वो संडे मॉर्निंग की तरह दिखाई देता है। और बहुत ज़्यादा गंभीरता, सोलम यानी सीरियसनेस दिखाई देती है, सभी लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। इस न्यूज़ के कारण पैट्रियटिक फीलिंग्स, जो देशभक्ति की भावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, और क्या परिवर्तन होता है? अपनी भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा के प्रति उनका प्रेम और अधिक दिखाई देता है। एम हैमल बिकेम मोर काइंड एंड जेनरस। एम हैमल, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, सीरियस और क्रैंकी टीचर दिखाई देते थे, वी कैन सी वेरी विजिबल चेंज इन हिज बिहेवियर। वो बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हैं, जेनरस हो जाते हैं टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स। फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। जो फ्रेंड्स है, जो स्टूडेंट था, वो जो अपनी टीचर एम हैमल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझता था, उनको पसंद नहीं करता था, उनको क्रैंकी मानता था, उनको सनकी स्वभाव का समझता था, अब मिस्टर हैमल वो उनको बहुत अच्छे लगने लगते हैं और उनके प्रति उसकी सारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, वो उनको रिस्पेक्ट करने लगता है। नाउ हिज बुक्स सीम्ड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। और उसकी जो बुक्स थी, जो बहुत ज़्यादा हैवी उसको दिखाई देती थी, अब वो उसको पुराने दोस्तों की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। नाउ ही स्टार्टेड लाइकिंग हिज बुक्स। तो हम देख सकते हैं कि वो जो एक ऑर्डर आता है उसके कारण क्या क्या चेंजेस हमें स्कूल में दिखाई देते हैं। आंसर में जितने भी वर्ड्स बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं, अंडरलाइन किए गए हैं,
ये सभी बताते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन स्कूल में हुए थे। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कैरेक्टर स्केचेस के हैं, यानी चरित्र चित्रण। आपको पता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच का भी होता है। तो अलग अलग ईयर्स में ये अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग कैरेक्टर्स स्केचेस के बारे में पूछा गया है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे उनके नाम लिखे गए हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसको कि एक ही वीडियो में कवर करना हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं। और इन सभी कैरेक्टर स्केचेस का लिंक यानी इनका जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन में जा करके उन लिंक को चेक कर लीजिए, आपको सारे आंसर उसमें मिल जाएंगे। सो प्लीज डू चेक द लिंक्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड ऑल द आंसर्स। और आइए एक बार जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। 2021-2023 में एम हैमल जो लास्ट लेसन का कैरेक्टर है उसके बारे में पूछा गया था, जो टीचर है। और दूसरा क्वेश्चन है हु वाज टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दिस नेम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइगर किंग कौन था, कौन थे और उनका ये नाम क्यों पड़ा। या फिर डायरेक्ट पूछेंगे कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच कीजिए। यानी दोनों तरह से अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कैरेक्टर स्केच ही लिखना है। ये 2021 2023 में भी पूछा गया था। यानी अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है। और हु वॉज टाइगर किंग, हु वॉज एम हैमल, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज टाइगर किंग, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज एम हैमल, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज चार्ली। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, चार्ली कौन थे उसका चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी 2022 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ पैडलर, पैडलर यानी द रेड ट्रैप सेलर, जो कि द रेड ट्रैप चैप्टर से लिया गया है, उसका मेन कैरेक्टर है। पैडलर, वेगाबर्न, ट्रैम्प जिसके अलग अलग नाम चैप्टर में आए हैं, ये 2022 में पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एवंस, एवंस जो है वो एवंस ट्राइज एन ओ लेवल एग्जाम, जो कि विस्तस बुक का आपका लास्ट चैप्टर है, 2023 में पूछा गया है। डायरेक्ट कैरेक्टर स्केच करके भी पूछ लिया जा सकता है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, माने ये व्यक्ति किस प्रकार का था, यानी एवंस जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था। वाई ही वॉज कॉल्ड एवंस द ब्रेक, चैप्टर में हम देखते हैं कि इसका नाम एवंस द ब्रेक पड़ा था, ये क्यों पड़ा था। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स का भी पूछा गया है। फ्रेंड्स जो द लास्ट लेसन चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, नरेटर है, उसका कैरेक्टर भी 2024 में पूछा गया है। और फिर ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ द एनिमी चैप्टर विच इज रिटन बाय पर्ल एसबर्ग, पर्ल एसबर्ग द्वारा लिखा गया फेमस चैप्टर द एनिमी का मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, जो एक जैपनीज डॉक्टर थे। उनका कैरेक्टर स्केच भी 2024 में पूछा गया है। इस तरह भी पूछा जा सकता है हु वॉज डॉक्टर सदाओ, वेयर डिड ही लिव, डॉक्टर सदाओ कौन थे, वो कहाँ रहते थे। इस तरह के क्वेश्चन आंसर में भी कैरेक्टर स्केच ही लिखना है। तो इस तरह से ये सारे कैरेक्टर स्केच के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is Charlie, Louisa and Sam in the third level? So the answer to this question is Charlie is the protagonist and narrator of the story. Charlie जो है वो इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है और इस चैप्टर का नैरेटर भी है। ही नैरेट्स द स्टोरी, वही कहानी सुना रहा है। चार्ली इज एन एस्केपिस्ट, चार्ली कौन है, कैसा है वो एक एस्केपिस्ट नेचर का और एक बहुत ही कल्पनाशील इमेजिनेटिव प्रकृति का व्यक्ति है। बहुत कल्पना की दुनिया में वो रहता है। आधुनिक समय की हसल बसल से बहुत ज़्यादा परेशान है, बिजी है, तो वो एक सीधा साधा जीवन जीना चाहता है और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है और 1894 के एरा में वो जाना चाहता है। एंड लुइजा जो है वो चार्ली की पत्नी है और वो बहुत ही सपोर्टिव है, अपने पति को बहुत सपोर्ट करती है आरंभ में। लेकिन आरंभ में हमने देखा है वो थोड़ा स्केप्टिकल थी चार्ली के बिलीफ के कारण। जब चार्ली कहता है कि वो थर्ड लेवल में गया है तो उसको विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी
वो अपने पति का पूरा साथ देती है। और जो सैम है वो चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, उसका मनोचिकित्सक दोस्त है, उसका फ्रेंड है जो कि एक मनोचिकित्सक है, जो कि उसकी कल्पना को बोलता है कि ये आपके दिमाग की उपज है, आपकी डे ड्रीमिंग है। एंड चार्ली जो है वो रिप्रेजेंट करता है ड्रीमर। वो एक स्वप्न दृष्टा है, वो स्वप्न देखता है खड़े खड़े, खुली आंखों का से सपना देखता है, खुली आंखों से वो कल्पना की दुनिया में चला जाता है। और लुइजा जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ये है कि वो अपने पति की जो बिलीफ है और वास्तव में जो रियलिटी उसको मालूम है कि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज नहीं होती है, चार्ली कभी भी वहां नहीं जा सकता है, वास्तविकता यही है, लेकिन वो रियलिटी में और अपने हस्बैंड के बिलीफ में बैलेंस बना के रखती है और अपने हस्बैंड का साथ देती है। सो हम कह सकते हैं कि लुइजा बैलेंस ऑफ रियलिटी एंड बिलीफ, ये उसकी विशेषता है। सैम द अनएक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट इन द फैंटेसी। फैंटेसी माने फिर इमेजिनेशन यानी कल्पना। चार्ली की जो कल्पना होती है उसमें वो एक अनएक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट के रूप में दिखाई देता है। आखिरी में हम देखते हैं कि एक लेटर दिखाई देता है जो कि सैम ने लिखा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो अनएक्सपेक्टेड है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज उम्बर्टो इको? उम्बर्टो एको कौन है? ये 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाले चैप्टर से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। उम्बर्टो एको 1932-2016 यानी वो 1932 में बॉर्न हुए थे और 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज अ रिनाउंड इटालियन राइटर। रिनाउंड माने होता है वेरी फेमस, फेमस एंड वेल नोन। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही जानकार, जाने माने इटली के रहने वाले लेखक थे। वो एक फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक थे। एंड ही वॉज अ सेम्यूटिशियन। सेम्यूटिशियन कहते हैं, सेम्यूटिशियन मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज साइन एंड सिंबल्स। हाव भाव जेस्चर से जो बातचीत की जाती है उसकी पढ़ाई करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं सेम्यूटिशियंस। यानी वर्बल लैंग्वेज जो होती है, कुछ बातें हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से किस तरह से दूसरे को कन्वे कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, उस लैंग्वेज को बोलते हैं सेम्योटिक्स। और उसी लैंग्वेज के जानकार थे ये उम्बर्टो इको। सेमेटिशियन थे वो, एक बहुत फेमस एंड लिटरेरी क्रिटिक थे वो, साहित्यिक समालोचक भी थे वो। ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। वो अपने जो उनकी रचनाएं थी उनके लिए बहुत जाने जाते थे, यानी वो बहुत फेमस राइटर थे। फिक्शन कहते हैं काल्पनिक और नॉन फिक्शन कहते हैं जो काल्पनिक नहीं है। फिक्शन काल्पनिक यानी जो उपन्यास होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उनको कहते हैं फिक्शन। एंड नॉन फिक्शन यानी जो आलेख होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जो रिसर्चेज होती हैं, शोध पत्र होते हैं, ऐसी सभी उनके बहुत ही फेमस रचनाएं थी जिनके कारण वो जाने जाते थे। which explore them which explores themes of language, history, culture and philosophy। उनके जो फिक्शंस थे, जो नॉन फिक्शंस थे, उनमें जो भाषाएं थी, इतिहास से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड और दर्शन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने उसमें लिया था। So the answer is very simple. There are some important words which you have to learn. Learn the spellings of semiticians, literary critic, Italian writer, philosopher, non-fiction, fiction, इन सब के स्पेलिंग्स आप याद करिए जिससे कि आपका आंसर सही रहे और आपको पूरे पूरे नंबर मिले। तो प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? पेडलर के बारे में एडला को क्या डाउट थे, क्या क्या उसको संदेह था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। और अगर आपको पता चला है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो ये जो क्वेश्चन है वो द रेड ट्रैप चैप्टर से लिया गया है, जिसमें एडला विल्मिंसन आयरन मास्टर की जो डॉटर है उसका पूरा नाम था एडला विल्मिंसन, और पेडलर आया है द रेड ट्रैप सेलर के लिए। तो जब रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में पनाह देती है, अपने घर में आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है, तो उसको देख करके एडला के मन में कुछ डाउट होता है। क्या डाउट वो था? आइए इसका आंसर देखते हैं। एडला हैड डाउट्स दैट द पेडलर हैड स्टोलन समथिंग।
और हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। एडला को ये डाउट होता है, ये संदेह होता है पैडलर को देख करके कि जरूर इसने कुछ ना कुछ चुराया होगा। हैड स्टोलन समथिंग एंड हैड एस्केप्ड, एस्केप माने कहीं से निकल करके बच के भागने को कहते हैं, एस्केप करना, और जरूर ये जेल से भागा हुआ है। हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑल्सो लेफ्ट हर इन डाउट, क्योंकि वो दिखने में भी उसका अपीयरेंस जो था वो टाइडी नहीं था, ही वॉज वेरी अनटाइडी एंड फिल्दी अपीयरेंस। हिज बिहेवियर वॉज नॉट वेरी अप टू द मार्क एंड ही बिहेव्ड वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत ज़्यादा अलग तरह का व्यवहार भी कर रहा था, दिखने में भी वो गंदा सा दिखाई देता था, साफ सुथरा नहीं था। तो ये देख करके भी उसको डाउट होता है कि वेदर ही वॉज एक्चुअली एन एजुकेटेड मैन एज क्लेम्ड बाय हर फादर। जैसा कि उसके पिता ने स्टार्टिंग में बताया था कि उसके जो फादर थे यानी जो आयरन मास्टर थे, जब उन्होंने पैडलर को अपने फैक्ट्री में देखा था तो उन्होंने उसको अपना एक पुराना दोस्त समझ लिया था, और यही बात उसने अपनी डॉटर को भी बताया, जिसके कारण उसने समझा कि ये एजुकेटेड है, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं हुआ उसको देख करके कि वास्तव में पैडलर एजुकेटेड पर्सन है कि नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज मुकेश, व्हाट वाज हिज ड्रीम। मुकेश कौन है, व्हाट वाज हिज ड्रीम, उसका क्या सपना था। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड और कैन बी आस्क्ड इन द नेम ऑफ कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी बार। मुकेश के कैरेक्टर स्केच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका कैरेक्टर स्केच भी आप इसमें देख सकते हैं। मुकेश इज अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीश जंग। अनीश जंग द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी में से ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक एग्जर्प के रूप में लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर इसमें लिखा गया है, जिसमें एक चाइल्ड लेबरर मुकेश के बारे में बताया गया है, जो कि एक फिक्शनल, एक काल्पनिक कैरेक्टर है, काल्पनिक पात्र है। और इन द स्टोरी मुकेश इज अ यंग बॉय लिविंग इन फिरोजाबाद, मुकेश एक युवक है जो कि फिरोजाबाद में रहता है। अ सिटी इन फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद यूपी में सिचुएटेड है, जो कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ की कांच का काम किया जाता है, चूड़ी बनाने का काम किया जाता है। And his life is shaped by poverty, and like many children in his community, he works in hazardous conditions. और वो मुकेश का जो जीवन है वो बहुत गरीबी में बीतता है, एंड ही दूसरे सभी बच्चों की तरह, दूसरे और बच्चों की तरह वो भी अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में बहुत ही हैजर्डस, हैजर्डस माने होता है रिस्की, बहुत ही रिस्की कंडीशंस में काम करता है। चैप्टर में हमने देखा है कि जो भी बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो बहुत ही रिस्की सिचुएशंस में काम करते हैं, कंडीशंस में काम करते हैं। तो वैसे ही वो भी काम करता है, एंड मेकिंग बैंगल्स टू सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो बैंगल्स बनाता है। So this is the brief introduction of Mukesh. Despite the oppressive circumstances, Mukesh has a remarkable dream. यद्यपि उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी जो सर्कमस्टांसेस है, उसकी सिचुएशन है, जो उसकी परिस्थितियां हैं, वो बहुत ऑप्रेसिव है, दमनात्मक है, यानी बहुत ही प्रेशर में वो लोग काम करते हैं, विशेष सर्कल में वो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका एक रिमार्केबल एक ड्रीम है, उसका एक सपना है, एक नोटिसेबल सपना है, अपना एक अलग सपना वो रखता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही डजेंट वॉन्ट टू फॉलो हिज ट्रेडिशनल बैंगल मेकिंग प्रोफेशन, वो अपना जो पारंपरिक चला आ रहा बैंगल मेकिंग का प्रोफेशन है उसको फॉलो नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ हट करके करना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही इज डिटर्मिन्ड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, वो अपनी ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं और अपनी गरीबी के इस साइकिल को, इसको चक्र को ब्रेक करना चाहता है, और उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, बहुत ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ है, यानी he is very strongly claimed that he want to be a motor mechanic, and he doesn't want to do bengal making anymore. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है why did Douglas have an aversion to water? why did Douglas have an aversion? aversion माने होता है dislike और we can say hatred. विलियम ओलिवर डगलस, जो कि द डीप वाटर चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं, नैरेटर हैं,
पानी से उनको क्यों डर लगता है, क्यों डिसलाइक वो करते हैं पानी में रहना? आइए इसका आंसर देखते हैं। Douglas developed a fear of water due to traumatic childhood experience where he was knocked down and swept over by waves at a California beach when he was very young, causing him to feel like he was drowning and leaving a lasting sense of terror associated with water. जो डगलस हैं वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे गए थे, तो वहां पर वो किस प्रकार से वेव्स के द्वारा, लहरों के द्वारा पानी में गिरा दिए गए, नॉक डाउन एंड स्वेप्ट ओवर, ही वाज बरीड अंडर द वेव्स, किस प्रकार से वो लहरों के नीचे दब गए थे। ही वॉज वेरी टेरिफाइड। तो डगलस बताते हैं कि बचपन में उनके साथ एक ट्रॉमेटिक माने होता है समथिंग वेरी अपसेटिंग, वेरी पेनफुल एंड डिस्टर्बिंग। ही वॉज वेरी मच टेरिफाइड विद दैट एक्सपीरियंस। उस अनुभव के, उस इंसिडेंट के कारण वो बहुत ज्यादा डर गए थे और इसके लिए, इसी कारण उनको पानी से बहुत डर लगने लगा था और डिसलाइक पैदा हो गया था उनके दिल में पानी के लिए। दिस फियर वॉज फर्दर इंटेंसिफाइड, और एक ही बार नहीं, जब वो 10-11 साल के हुए तो लेटर यानी बाद में एक YMCA पूल में भी उनके साथ यही एक्सपीरियंस हुआ, जब एक बच्चे ने उनको पानी के अंदर धक्का दे करके, उछाल करके फेंक दिया था। Where he was pushed into the deep end of the pool by another boy at the YMCA. This fear significantly impacted his life, preventing him from enjoying activities like swimming, boating and fishing. तो ये जो इंसिडेंट था, दिस फियर, ये जो डर हो गया था पानी का, 2 बार पानी में डूबने के कारण वो मरते मरते बचे थे। तो इसके कारण, डर पैदा होने के कारण उनका पानी के लिए डिसलाइक भी पैदा हो गया, वो हेट करने लगे पानी में जाने से। और ये जो पानी का जो डर था वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया उनको, यानी हम देख सकते हैं जिसके कारण उनको कोई भी वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग, कुछ भी वाटर रिलेटेड जो स्पोर्ट्स थे, वो किसी चीज को वो एंजॉय नहीं कर पाते थे। तो यही कारण था कि उनका पानी के लिए डिसलाइक क्यों पैदा हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2022 में ये पूछा गया है कि जस्टिफाई माने निर्णय करो कि ये जो टाइटल है लास्ट लेसन, ये सही है या गलत है, यानी लेखक ने जो चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन लिखा है, क्या ये सही है। तो टू सपोर्ट टू योर आंसर यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स। द टाइटल द लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट वाज एम हैमल्स लास्ट लेसन। ये जो टाइटल है ये एकदम अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट माने प्रॉपर, यानी हाईली सजेस्टिव टाइटल है, ये प्रॉपरली रिटन है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें जो एम हैमल है, जो टीचर है, उनका ये लास्ट लेसन रहता है उस दिन स्कूल में, एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल, उनका लास्ट लेसन है। और जो फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसका भी लास्ट लेसन है, क्योंकि अगले दिन से ये जो है वो अगले दिन से स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। And this is because the district has been taken over by the Germans and they have forbidden the teaching of French in the schools. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो है जर्मन्स ने, यानी जर्मनी वासियों ने अपने कब्जे में ले लिया है, have been taken over, उन्होंने हरा दिया है फ्रांस को, और उसके 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सांस एंड लॉरेन पर कब्जा कर लिया है। और दे हैव फॉरबिडन माने रोकना, टीचिंग ऑफ फ्रेंच, और फ्रेंच लैंग्वेज जो फ्रांसीसियों की भाषा है उसको उन्होंने पढ़ाने से, बोलने से रोक दिया है, इसलिए ये लास्ट लेसन है। और साथ ही साथ द लेसन इज द लास्ट चांस फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न देयर लैंग्वेज, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके लिए भी ये अंतिम अवसर है अपनी भाषा को सीखने का, यानी कि जो टीचर हैं उनका भी अंतिम कक्षा है, जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है उसका भी अंतिम लेसन है ये, और जो विलेजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये अंतिम अवसर है। इसीलिए द लास्ट लेसन टाइटल इज हाईली सजेस्टिव एंड प्रॉपर। ये जो चैप्टर है, ये जो टाइटल है, पूरी तरह से सही है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन?
लास्ट लेसन की थीम क्या है, 2022 में पूछा गया है। तो थीम माने विषय वस्तु क्या है, किस चीज के बारे में उन्होंने इसमें एम्फेसाइज किया है राइटर ने। आइए इसका आंसर देखते हैं। द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अल्फोंसो डॉडे ने इसको लिखा है। एंड द थीम ऑफ द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एजुकेशन। ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है, इसमें जो कहानी है वो इन थीम्स के चारों ओर घूमती है। जितने भी शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, ये इस चैप्टर की थीम है। एंड दिस आंसर कैन बी इंक्लूडेड इन अदर आंसर्स ऑल्सो। द आंसर ऑफ द टाइटल रिलेटेड टू टाइटल, जो टाइटल से रिलेटेड आंसर है उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, यानी जो अपनी स्थानीय भाषा है उसका क्या महत्व है। और लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, भाषाई सर्वोच्चतावाद क्या होती है, यानी अपनी लैंग्वेज का, अपनी स्थानीय भाषा का महत्व मिस्टर हैमर बताते हैं कि लैंग्वेज ही है जिससे कारण आप एक दूसरे से जुड़ करके रह सकते हैं। और लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म माने भाषाई सर्वोच्चतावाद, यानी कि अपनी भाषा को जब हम दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, जैसे कि जर्मन के लोग अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए वो फ्रांसीसी भाषा उनको पढ़ने नहीं देते हैं। तो वो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की हैबिट जो होती है, टू द हैबिट ऑफ डिलेइंग थिंग्स, अपनी चीज़ों को टालने की जो आदत है उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अपनी भाषा को अच्छे से नहीं सीखा और अब उनके पास समय ही नहीं था अपनी भाषा को सीखने का, बहुत देर हो चुकी थी। तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि हमें अपने कामों को, कोई भी चीज़ है जो उसको टालना नहीं चाहिए। एंड द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन एजुकेशन, और जो युद्ध होते हैं, जो युद्ध होते रहते हैं, उनका किसी भी देश की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी बताया गया है। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की थीम भी इसमें बताई गई है। पेन एंड डिस्मे ऑफ द पीपल, लोगों का क्या दर्द होता है, कष्ट होती है, निराशा होती है, ये भी सब थीम इसमें साथ साथ चलती रहती है। Deprived of their own language, and also highlights the attitude of the teacher and students towards teaching and learning. Pain and dismay of the people deprived of their own language. जब किसी को उनकी अपनी ही भाषा न बोलने दी जाए तो उससे क्या दर्द होता है, क्या कष्ट होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। सिखाने और सीखने के प्रति जो टीचर और स्टूडेंट का जो एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण होता है, वो कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ स्टूडेंट को किस तरह से सीखना चाहिए, ये भी सारी सब थीम्स इसमें दिखाई देती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल डीप वाटर 2023 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द डीप वाटर, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है डीप वाटर चैप्टर की थीम क्या है, क्या विषय वस्तु है, या इसका टाइटल को जस्टिफाई करो, क्या ये टाइटल सही है या नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। द टाइटल डीप वाटर इज क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो टाइटल स्टोरी है डीप वाटर, ये विलियम ओ डगलस द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है, उसी में से लिया गया, उसका एक अंश है। और टाइटल जो है डीप वाटर, ये क्वाइट अप्रोप्रिएट है, पूरी तरह से उचित है। डीप वाटर इज एन ईडियम, डीप वाटर एक ईडियम भी होता है, मुहावरा, जिसका अर्थ होता है टू गेट इनटू सीरियस ट्रबल, किसी गंभीर परेशानी में फंस जाना। द टाइटल इज हाईली सजेस्टिव एंड एट वंस फोकसेस आवर अटेंशन ऑन द मेन थिंग। ये टाइटल पूरी तरह से सजेस्टिव है, यानी एकदम सही है, और तुरंत ये जो टाइटल है हमारे ध्यान को उसकी जो मेन थीम है उसकी ओर फोकस कर देता है। Experiencing fear of death underwater and the efforts of the author to overcome it and psychological analysis of fear. थीम क्या है चैप्टर की कि experiencing fear of death underwater, पानी के नीचे मौत का जो भय है उसको अनुभव करना, किस तरह से मौत के भय को अनुभव करता है अपने, and the efforts of the author to overcome it and psychological analysis of fear, और किस प्रकार से अपने इस डर को ओवरकम करने के लिए, करने के लिए, टू गेट विक्ट्री, टू विन,
जीतने के लिए वो किस तरह से एफर्ट्स करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो उसके बारे में बताया गया है। एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर, जो उसका फियर था, जो उसका डर हो गया था पानी से को लेकर के, उसका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उसने जब किया कि उस डर के कारण वो जितने भी वाटर स्पोर्ट्स थे उनको एंजॉय नहीं कर पाता था। तो किस तरह से डर को वो जीत सकता है, किस तरह से वो इंस्ट्रक्टर को हायर करता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरे अपने डर को अपने अंदर से निकाल देता है और एक दिन बहुत ही एक्सपर्ट स्विमर वो बन जाता है, जब वो इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रक्टर ही कैन स्विम, और वो बिना किसी की मदद से वो तैर सकता है। सो दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर एंड द टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज पैनकेक? पैनकेक क्या है? What was pancake? This question is asked in 2023 के एग्जाम में पूछा गया है ये। पैनकेक वॉज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेकअप मटेरियल। एक मेकअप, जैसे आजकल आप देखते हो लैक्मे और देयर आर सो मैनी मेकअप ब्रांड्स आर देयर, वैसे ही कुछ समय पहले पैनकेक नाम का एक मेकअप ब्रांड था। एंड ट्रक लोड्स ऑफ मेकअप ऑफ दिस ब्रांड वर ब्रॉट एट जेमिनी स्टूडियो के बारे में इसमें बताया गया। मद्रास में जो फिल्म सिटी है, जो जेमिनी स्टूडियो है जहाँ पिक्चर्स की शूटिंग होती थी, वहां पर ट्रक भर भर के ये मेकअप का सामान लाया जाता था उस समय। दिस मेकअप ब्रांड वॉज यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टू चेंज देयर लुक्स। और जितने भी हीरो हीरोइन थे, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, अपने लुक को चेंज करने के लिए इस ब्रांड का यूज करते थे। This brand was most preferred by the actors and actresses of that time. उस समय के जो हीरो हीरोइंस थे, एक्टर एक्ट्रेसेस थे, वो इस ब्रांड को बहुत ज्यादा प्रेफर करते थे। सो पैनकेक इज द नेम ऑफ अ मेकअप ब्रांड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सदाओ एंड हना come to know that the man was an American? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सदाओ, डॉक्टर सदाओ एंड हाना। डॉक्टर सदाओ इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। द एनिमी चैप्टर का ये मेन कैरेक्टर है, जो कि पर्ल एस बक ने लिखा है। पर्ल एस बक द्वारा लिखा गया चैप्टर है एनिमी, उसी का मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ, और हाना उनकी वाइफ है। तो ये दोनों के दोनों कैसे पहचानते हैं कि जो आदमी उनको समुद्र के किनारे मिलता है वो अमेरिकन है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इन द एनिमी, डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ हाना discovered that the wounded man they found was an American by reading the word US Navy on his cap. जो आदमी जो है, जो wounded अमेरिकन था, जो घायल अवस्था में व्यक्ति उनको मिलता है, उसको उसकी जो कैप थी उसमें यूएस नेवी लिखा गया था। उसको देख करके वो पता लगाते हैं कि अमेरिकन है। और अगला क्या था? डॉक्टर सदाओ एंड हाना फाउंड द मैन वॉश्ड अशोर ऑन द बीच नियर देयर होम। अपने घर के पास समुद्र के किनारे वो उनको मिलता है। एंड दे टर्न द मैन्स हेड टू सी हिज फेस एंड नोटिस ही वाज वाइट। और वो पीठ के बल लेटा रहता है जब वो उनको वहां मिलता है। जब उसका हेड को टर्न करते हैं, उसको उसका उसको उठाते हैं, तो उसका फेस देख करके, उसका चेहरा देख करके उनको पता चल जाता है कि ही वॉज वाइट, कि ही वॉज अमेरिकन, कि वो एक अमेरिकन है। दे नोटिस दैट द मैन हैड बीन शॉट इन द बैक। उनको देखते हैं कि उस व्यक्ति को पीठ में गोली लगी है, which indicated that he had been trying to escape from prison. गोली लगना ये दर्शाता है कि वो जो है जेल से भागा होगा और भागते भागते उसको पीठ में चोट, गोली लगी होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एक प्रोग्राम के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। SOI, सोई, यानी कि स्टूडेंट्स ऑन द आइस, was founded in 2000 by Canadian explorer and educator Geoff Green. ये जो प्रोग्राम था वो जियोफ ग्रीन, जो कि कनाडा के रहने वाले थे, और वो एक एक्सप्लोरर थे। एक्सप्लोरर माने जो होता है रिसर्चर, यानी खोजकर्ता, अन्वेषणकर्ता,
और वो एक एजुकेटर भी थे, शिक्षक भी थे। तो उन्होंने 2000 में इसकी स्थापना की थी। और ग्रीन बिलीव्ड दैट expeditions to the polar regions could inspire and transform young people। जो ग्रीन थे यानी जो जॉब ग्रीन थे, उनका ये मानना था, उनका ये विश्वास था कि इस प्रकार के जो एक्सपेडिशंस होते हैं, एक्सपेडिशंस माने होता है अभियान, जो इस तरह के अभियान जो होते हैं, जो मुहिम होती है, जो खोज यात्रा हो जो होती है, खास तौर से जो पोलर रीजन्स होते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, उन क्षेत्रों में जो यात्राएं होती हैं, ये जो यंग जनरेशन है, जो यंग पीपल है, उनको बहुत इंस्पायर कर सकती है, उनको प्रेरित करेगी। उनको प्रेरित करने के बाद उनको ट्रांसफॉर्म करने में, उनमें परिवर्तन भी लाएगी। यानी कि वो अपने पृथ्वी के इतिहास को, भूगोल को अच्छे से जान पाएंगे। कैसे धरती बनी, कैसे हमारा ये जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कैसे विभाजित हुए, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। बिकॉज दे आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर। क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ही आगे के पॉलिसी मेकर हैं, वही आगे जाकर नीतियां बनाएंगे। तो बजाय सेलिब्रिटीज के, बजाय बूढ़े लोगों के जाने के, यंग जनरेशन को वहां जाना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इज टू इंस्पायर एंड चैलेंज हाई स्कूल स्टूडेंट्स। यानी इसका जो उद्देश्य था वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना था, प्रेरित करना था, उनको चैलेंज, चुनौती देना था, टू बिकम प्रोएक्टिव ग्लोबल सिटीजन्स, जिससे कि वो ग्लोबल सिटीजन बन सके, न केवल अपने देश के बारे में बल्कि पूरे विश्व के बारे में, कि नागरिक बने और सोचें कि पूरे विश्व के लिए क्या चीज उचित है। हु अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द प्लानेट, यानी पूरी प्लानेट, ये जो हमारी धरती है, इसकी रिस्पेक्ट करें और इसको अच्छे से समझें, इसके उद्भव और विकास को समझें। स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द एनवायरमेंट, वहां जाकर के स्टूडेंट जो है वो पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में सीखते हैं। एंड हाउ लिटिल चेंजेस कैन हैव मेजर रेपरकशंस, और किस तरह से धरती पे जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो किस प्रकार से मेजर रेपरकशंस, बड़े बड़े परिणाम दे सकते हैं। रेपरकशंस माने रिजल्ट्स, परिणाम होते हैं। तो उसको समझ सकें और आगे के लिए वो एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट करने के लिए प्रयास करें, समझें, बनाएं। इसीलिए इस कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है, यानी अ फर्स्ट डे कवर, ये एक टर्म आया है हमारी चैप्टर द थर्ड लेवल में। और ये क्या चीज है, क्या मतलब है इसका, आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑन द डे व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड। फर्स्ट डे कवर क्या है कि जब स्टैम्प माने होता है डाक टिकट, जब जिस दिन, ऑन द डे माने जिस दिन डाक टिकट इश्यू किया जाता है, कोई भी नया डाक टिकट जब जारी किया जाता है, तो कई लोगों को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक होता है, हॉबी होती है। यानी डाक टिकट एकत्रित करना बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है। तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, वो उसी दिन फर्स्ट डे ही उन स्टैम्प को, उस डाक टिकट को खरीद लेते हैं। बाय दोज स्टैम्प्स, उन डाक टिकटों को पहले दिन खरीद लेते हैं। और क्या करते हैं, स्टिक देम ऑन द लेटर्स, और उनको लेटर्स के ऊपर चिपका देते हैं। पोस्ट कार्ड होता है या एनवलप होता है, उसमें चिपका देते हैं। एंड पोस्ट देम टू देयर ओन एड्रेस, और अपने ही एड्रेस पर उसको पोस्ट कर देते हैं। एंड व्हेन दिस लेटर रीचेस देयर होम विद द पोस्ट मार्क एंड द डेट, दे प्रिजर्व इट इन देयर कलेक्शन। और वो जो लेटर होता है, जो कि ब्लैंक होता है, खाली होता है, उसके अंदर कोई लेटर नहीं होता एक्चुअल में, लेकिन उनका अपना एड्रेस होता है, और उसी के कारण वो उनके अपने एड्रेस पर पहुंच जाता है। और उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर पोस्ट मार्क रहता है और डेट रहती है उस दिन की, जो उसको सुरक्षित रखते हैं और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं अपने कलेक्शन में। जो उनके डाक टिकटों का जो संग्रह होता है, उसमें उस एनवलप को वो कलेक्ट करके रखते हैं। सो दिस लेटर इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। तो ऐसे पत्र को क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर।
अब जहां तक थर्ड लेवल की बात है उसमें क्या हुआ था, चार्ली फाइंड्स अ लेटर ऑफ सैम इन हिज कलेक्शन। आप ये इतना ही आंसर लिख सकते हो, ये भी पर्याप्त है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अगर आप इसको चैप्टर से रिलेट करके देखना चाहते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट द नेक्स्ट पैराग्राफ टू दिस आंसर। चार्ली फाइंड्स अ लेटर ऑफ सैम इन हिज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर। जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं थर्ड लेवल, तो हम देखते हैं कि एंड में जो है चार्ली को अपने कलेक्शंस में, अपने जो फर्स्ट डे कवर जो उसने कलेक्ट करने का उसको शौक था, स्टैम्प कलेक्टिंग का, उसमें जो उसका मित्र था सैम, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसका ये लेटर मिलता है। द लेटर वॉज मेल्ड टू चार्लीज ग्रैंडफादर विद अ 6 सेंट स्टैम्प। ये जो लेटर था वो मेल किया गया था चार्ली के ग्रैंडफादर को, जिसमें 6 पैसे का स्टैम्प लगा था, डाक टिकट लगा था। द फर्स्ट डे कवर सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ होप एंड एस्केप फॉर चार्ली। चैप्टर में ये जो फर्स्ट डे कवर जो था, ये उसकी जो एस्केप जो चार्ली ने किया था चैप्टर में, और उसकी जो आशा है उसका प्रतीक है, सिंबल है। यानी उसको बताया गया है कि इस कारण चार्ली जो है वो, चार्ली के एस्केप का सिंबल होता है, प्रतीक के रूप में दिखाया गया है ये। Who becomes obsessed with the idea of using to travel back in time of the year 1894, जो कि 1894 का जो समय है वहां जाना चाहता था, क्योंकि वो जो एरा था, वो जो समय था, बहुत ज्यादा पीसफुल था। The first day cover represents a connection to the past and the means of escaping. ये फर्स्ट डे कवर पास्ट का प्रेजेंट से एस्केप करने के बीच में क्या कनेक्शन है उसे रिप्रेजेंट करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर गांधी जी एंड शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो थे और गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद का सर्वेंट उनके साथ किस तरह से व्यवहार करता है। The answer to this question is the servants at Rajendra Prasad's house treated Mahatma Gandhi poorly, mistaking him for a peasant and not allowing him to draw water from the well. जो राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर रहता है वो गांधी जी से बहुत पुअरली बिहेव करता है, व्यवहार करता, अच्छे से व्यवहार नहीं करता। वो उनको एक किसान ही समझ लेता, पीजेंट माने फार्मर, एंड नॉट अलाउिंग हिम टू ड्रॉ, उनको कुएं से पानी निकालने नहीं देता है। द सर्वेंट बिलीव गांधी जी वॉज एन अनटचेबल। क्यों नहीं निकालने देता पानी? क्योंकि जो सर्वेंट है वो विश्वास करता है कि गांधी जी क्या है, एक अनटचेबल है। अनटचेबल माने अछूत है, यानी ही बिलोंग्स टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, वो नीची जाति से संबंधित है। एंड दे वर अफ्रेड दैट इवन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट कुछ पल्यूट द वेल। और वो ये डर जाते हैं कि अगर गांधी जी कुएं से पानी निकाल के पिएंगे तो उनके निकाले हुए पानी का एक भी ड्रॉप अगर वेल में, कुएं में गिरता है तो वो कुएं को क्या कर देगा, पल्यूट कर देगा, संक्रमित कर देगा, जो पानी है वो अपवित्र हो जाएगा। In those days, untouchables were not allowed to draw water from wells belonging to upper class. उन दिनों ये छुआछूत जो था बहुत ज्यादा प्रचलित था, और जो अपर क्लास वाले होते हैं, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, वो नीची जाति के लोगों को यानी अनटचेबल्स को, अछूत लोगों को अपने यहाँ से पानी, अपने कुएं से पानी निकालने नहीं देते थे। Were not allowed to draw water from wells. So he was treated like an untouchable peasant by not being allowed to drink water from the well. इसीलिए गांधी जी को साथ भी एक अनटचेबल की तरह, एक अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है और उनको कुएं से पानी पीने नहीं दिया जाता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question is a strict hierarchy was maintained in the makeup department. Explain this statement. ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है पोएट्स एंड पैनकेक से, जिसे लिखा है अशोकमित्रन ने, उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है कि जो जेमिनी स्टूडियो था वहां का जो मेकअप डिपार्टमेंट था, वहां पर एक स्ट्रिक्ट हायरार्की को मेंटेन किया जाता था। हायरार्की मतलब पदक्रम,
there must be an order of rank. The makeup artists were given different responsibilities based on the importance of the actors or actresses. ये हायरार्की मेंटेन करने का मतलब ये है कि जो वहाँ जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे, जो मेकअप करते थे, वो अलग-अलग उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। तो एक्टर और एक्ट्रेसेस के इम्पोर्टेंस के आधार पे, उनके महत्व के आधार पर उनको अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। जो चीफ मेकअप मैन था, वो जो था वो लीड एक्ट्रेस और एक्टर का मेकअप करता था। जो लीड, जो हीरो हीरोइन थे, जो मेन, लीड माने मेन, जो मेन हीरो हीरोइन थे उनका मेकअप कौन करता था? चीफ मेकअप मैन। यानी मेन हीरो हीरोइन का मेकअप करने वाला कहलाता था चीफ मेकअप मैन। और जो सेकंड हीरो हीरोइन थे, जो सबऑर्डिनेट थे, जो को एक्टर्स थे, उनका मेकअप करता था सीनियर असिस्टेंट। उनका मेकअप आर्टिस्ट कौन था? सीनियर असिस्टेंट जो था वो उनके मेकअप के लिए जिम्मेदार था। एंड जो जूनियर असिस्टेंट था वो मेकअप करता था मेन कॉमेडियन, जो हास्य कलाकार होते थे फिल्म में, उनका मेकअप करता था जूनियर असिस्टेंट। और देयर इज ऑल्सो ऑफिस बॉय भी था वहां पर एक। ऑफिस बॉय जो था वो मेकअप करता था एक्टर्स हु प्लेड द क्राउड। क्राउड में यानी जो कोरस में जो भीड़ के जब सीन होता था उसमें जो एक्टर, जो लोग उसमें काम करते थे, उनका मेकअप करता था ऑफिस बॉय। सो दैट वाज द स्ट्रिक्ट हायरार्की व्हिच वाज मेंटेन्ड इन द जेमिनी स्टूडियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन 2025 एग्जाम्स। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जिनकी कि नेक्स्ट ईयर में आने की संभावना है। और ये क्वेश्चन है कि ग्लास बंगाल इंडस्ट्री में काम करने के क्या रिस्क थे। ये क्वेश्चन है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से, जिसके राइटर हैं अनीश जंग। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। वर्कर्स वर्क इन सब ह्यूमन कंडीशंस। जो वर्कर्स थे ग्लास इंडस्ट्री में, बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले, वो बैंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो सब ह्यूमन कंडीशंस में काम करते थे, ऐसी स्थितियां थी वहां पर जो कि मनुष्य के लायक, काम करने लायक ही नहीं थी। दे आर वेरी रिस्की कंडीशंस। वो जो कंडीशंस थी, वो जो स्थितियां थी, बहुत ज्यादा रिस्की थी, बहुत खतरनाक थी, डेंजरस थी। दे हैव टू वर्क वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड द ग्लास फर्नेसेस। उनको कांच की भट्टियों के चारों ओर काम करना पड़ता था। फर्नेस माने होता है भट्टी। और वहां पर जो टेम्परेचर होता था, जो उसका तापमान होता था, वो कैसा होता था? बहुत ऊंचा, बहुत हाई, बहुत तेज गर्मी के में उसको उनके चारों ओर काम करना पड़ता था, जिसके कारण दे ऑफन एंड अप ब्लाइंड। अक्सर उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती थी। इफ दे आर एक्सपोज टू वर्क फॉर मैनी ईयर्स, यदि लगातार इसी तरह का वो काम करते थे जो लोग, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती थी। द फर्नेसेस आर सेट इन एक्सट्रीमली एलिवेटेड टेम्परेचर। जो फर्नेसेस थी, जो भट्टियां थी, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, एलिवेटेड माने ऊंचा, बहुत ज्यादा तेज, हाई तापमान पर वो बनाई जाती थी, बनी होती थी। दे एक्वायर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसके कारण उन लोगों को बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, समस्याएं हो जाती थी, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं आपकी, वो सब उनको हो जाती थी। सो दीज आर सम हैजर्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के ये कुछ रिस्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा गया था, क्या लगाया गया था? तो ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है द लास्ट लेसन चैप्टर में, जिसमें बुलेटिन बोर्ड में युद्ध से रिलेटेड जो खबरें आती थी, जो बुलेटिन बोर्ड था उसकी बात हो रही है। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सांस एंड लॉरेन हैड बीन टेकन ओवर बाय द प्रशियंस। बुलेटिन बोर्ड में जब फ्रेंच स्कूल आ रहा था, बुलेटिन बोर्ड में आते आते वो भीड़ को देख के रुक जाता है। तो उस बुलेटिन बोर्ड में लिखा गया था कि जो फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली एल्सेंस एंड लॉरेन, उनको प्रशियंस के द्वारा हथिया लिया गया है, उन पे जीत हासिल कर दी गई है। यानी युद्ध में जो है फ्रांस की हार होती है, प्रशिया की जीत होती है, और वो एल्सास एंड लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के, उस पर कब्जा कर लेते हैं। हेल्स द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज।
अब बुलेटिन बोर्ड में जो समाचार डिस्प्ले किया गया था वो ये था कि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आता है, जर्मनी से एक आदेश आता है, जिसमें लिखा गया है, जिसके अनुसार कि जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सांस एंड लॉरेन, कि एल्सांस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल हैं वहां पर अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी। ये ऑर्डर वहां पर आता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है इंडिगो चैप्टर से, जिसको लिखा है लुइस फिशर ने, और जिसमें चंपारण मूवमेंट की बात हुई है। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी जो थे वो 25% रिफंड लेने के सेटलमेंट पर क्यों अग्री हो गए, क्यों वो 25% लेने के लिए राजी हो गए थे। आइए इसका आंसर देखते हैं। Mahatma Gandhi agreed to a 25% refund to farmers from British landlords in Champaran, Bihar in 1917 because he believed that the very fact that the British landlords surrendered was of more significance than the percentage of refund. गांधी जी जो हैं वो चंपारण के किसानों को न्याय दिलवाते हैं, और उस न्याय दिलवाने में उनकी जो ये आंदोलन था वो 25% रिफंड लेकर के एंड हो जाता है। वो इसलिए राजी हो जाते हैं 25% रिफंड लेने के लिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं उनका जो सरेंडर उन्होंने उनके सामने कर दिया, लैंडलॉर्ड जो है वो 25% देने के लिए राजी हो गए हैं। बस यही बात, यही दिस इज द वेरी फैक्ट दैट दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक, दैट दे एक्सेप्टेड दैट दे डिड रॉन्ग टू द फार्मर्स, कि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने फार्मर्स के साथ ज्यादती की है, तभी तो आदमी 25% देने के लिए राजी हुआ। तो ये ज्यादा महत्व रखता है, वॉज ऑफ मोर सिग्निफिकेंस। उनका झुकना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि कितना परसेंट मिला। He wanted the poor farmers to realize that they too had rights. गांधी जी चाहते थे कि जो गरीब किसान हैं उनको भी अधिकार है, and that they need not really live in fear of the British landlords. उनको भी आत्मनिर्भर बनने का अधिकार है, उनको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, उनको डर डर के जीने का अधिकार नहीं है, और कि वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के, जो ब्रिटिश जमींदार हैं उनके डर में नहीं जीना चाहिए। इसीलिए वो 25% रिफंड पर राजी हो गए। देयरफॉर ऑल्दो ही हैड, क्योंकि ही हैड इनिशियली कोटेड अ 50% रिफंड, यदि भी शुरुआत में उन्होंने 50% की बात की थी, लेकिन बाद में वो 25% पे ही राजी हो गए थे। वो इसीलिए हुए थे कि उनके लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का झुकना ज्यादा महत्वपूर्ण था, बजाय कि 50% रिफंड वापस लेना। जिससे ये पता चलता है, ये बात ये दर्शाती है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की हार हुई और किसानों की जीत हुई। और यहीं पे हमारा आज का ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। एंड सून वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।